Assalamualaikum. So we are starting with a new past paper. This past paper is May June 2024, पेपर वन वेरिएंट टू। इस पेपर के अंदर है ना तीन एमसीक्यू ऐसे थे जो कि डिसकंटिन्यू हो गए ना। तो उन तीन एमसीक्यूज में बच्चों को तीन नंबर मुफ्त के मिले थे। फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर मिले थे। तो इस अटेम्प्ट में जो बच्चों ने पेपर दिया था वो काफी खुश नसीब थे, उनको तीन नंबर फ्री में मिले थे। तीन एमसीक्यू डिसकंटिन्यू हो गए इस पेपर में। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से। पहले एमसीक्यू से शुरू कर रहे हैं। द डायग्राम शोज a production possibility curve. It indicates the combination of consumer and capital goods produced by an economy using all of its resources. बेटा पीपीसी की डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दो गुड्स का कॉम्बिनेशन बताता है जो कि एक इकोनॉमी अपनी गिवन रिसोर्सेज से बना सकती है, बना नहीं रही। व्हाट डज पॉइंट एक्स इंडिकेट? बेटा आपको अगर याद हो तो आपको पीपीसी पढ़ाया भी गया है। कुछ पॉइंट्स होते हैं ऑन दी कर्व, उनको कहते हैं पोटेंशियल। और कुछ पॉइंट्स होते हैं इनसाइड दी कर्व जिनको कहते हैं एक्चुअल। और कुछ पॉइंट्स होते हैं आउटसाइड दी कर्व जिनको क्या कहते हैं? अनअटेनेबल ना। अनअटेनेबल का मतलब है कि ये पॉइंट अचीव नहीं हो सकता क्योंकि इतनी रिसोर्सेज मौजूद नहीं है। तो योर आंसर इज insufficient factors of production are available. Yes, your answer is C for cat. Okay, your answer is C. A lower ratio of capital goods is necessary to achieve economic growth. गलत कह रहा है ये। कैपिटल गुड्स ज्यादा चाहिए होते हैं, कैपिटल गुड्स ज्यादा चाहिए होते हैं और कंज्यूमर गुड्स कम चाहिए होते हैं। सही कह रहा है ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। लेकिन सवाल इकोनॉमिक ग्रोथ का नहीं है, सवाल पूछ रहा है कि पॉइंट एक्स क्या इंडिकेट कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो इससे एक्चुअल एक्चुअल कम होगा। जो पॉइंट इनसाइड दी कर्व है ई है वो ओरिजिन की तरफ आएगा। इनसफिशिएंट रिसोर्सेज आर अवेलेबल, तभी एक्स अटेन नहीं करा जा सकता बिकॉज एक्स इज अनअटेनेबल। टू मैनी कंज्यूमर गुड्स आर कॉजिंग अ फॉल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। सही कह रहा है ये, लेकिन सवाल ये पूछ रहा है कि पॉइंट एक्स क्या इंडिकेट कर रहा है। सवाल इज नॉट रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ कि इकोनॉमिक ग्रोथ किस ऑप्शन से बढ़ेगी या कम होगी। ओके, आज कर दूंगा। सही है। वॉट इज प्रोड्यूस्ड इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी बट नॉट इन अ मार्केट इकोनॉमी? बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या चीज बनती है जो मार्केट में ना नहीं बनती हो? सही है। मिक्स्ड में क्या बनती है भाई? मार्केट में डीमेरिट गुड्स बनता है, मिक्स में नहीं बनता। फ्री गुड्स भी नहीं होता, प्राइवेट गुड्स भी नहीं होता, पब्लिक गुड्स होता है। बेटा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस हो रहा होता है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है? पब्लिक गुड्स। सही कह रहा हूँ सर? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? पब्लिक गुड प्रोड्यूस होता है ना। क्यों? क्योंकि नॉन प्रोविजन होती है तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है और फिर पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करा जाता है। ठीक है। ओके, नंबर थ्री। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स डिजाइन टू एक्वायर इंफॉर्मेशन आर क्लोज टू द theoretical case of a public good. In 2011, the World Meteorological Organization estimated that improving satellite observation would cost an extra $1 million a year. What is a normative statement about Earth observation satellites? बेटा हजार बार बता चुका हूँ। पॉजिटिव स्टेटमेंट फैक्ट होता है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट ओपिनियन होता है। तो आओ ओपिनियन ढूंढते हैं। द एस्टिमेटेड कॉस्ट इज $1 बिलियन a year। ये फैक्ट है। ये फैक्ट है ना भाई कि इतनी कॉस्ट होगी, ये फैक्ट है। द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम सैटेलाइट इज नॉन राइवल। ये भी फैक्ट है। द सैटेलाइट्स आर डिजाइन टू एक्वायर द बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये भी फैक्ट है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉस्ट ऑफ सैटेलाइट शुड बी शेयर्ड बाय ऑल गवर्नमेंट। ये ओपिनियन है कि यार जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो दुनिया की सारी गवर्नमेंट के दरमियान शेयर होनी चाहिए। ये ओपिनियन दिया है, ये राय दी है उसने अपनी, तो इसलिए थ्री का टी है। ठीक है। बेटा फोर्थ वाला जो एमसीक्यू है ना ये डिसकंटिन्यू हो गया है। यस, फोर्थ वाला एमसीक्यू डिसकंटिन्यू है। ठीक है। ये फोर्थ वाला एमसीक्यू डिसकंटिन्यूड है। सही है, इसमें आपको फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। ओके। द शेयर ऑफ टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉफिट इन अ कंट्री शोज मोर वेरिएशन ओवर टाइम देन इनकम्स फ्रॉम इंटरेस्ट, रेंट एंड अवॉर्ड। ये बोल रहा है कि द शेयर ऑफ टोटल इनकम है ना प्रॉफिट से, जो प्रॉफिट से इनकम जनरेट हो रही है ना उसमें ज्यादा वेरिएशन है इंटरेस्ट, रेंट और वेजेस के मुकाबले में। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस? इंटरेस्ट रेट्स आर सेट बाय द गवर्नमेंट। इंटरेस्ट रेट्स आर सेट बाय द गवर्नमेंट नहीं। इंटरेस्ट रेट सेट करना गवर्नमेंट का काम नहीं, किसका काम है? सेंट्रल बैंक का। याद है? प्रॉफिट इज व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर इंटरेस्ट, रेंट एंड वेजेस आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम टोटल इनकम। यस, सही कह रहा है ये। रेंट इज ओनली रिटर्न टू दी फैक्टर एंड सो इज ऑलवेज दी स्मॉलेस्ट। नहीं, गलत कह रहा है भाई।
वेजेस ओनली चेंज एनुअली, बेटा वेजेस नहीं चेंज होती, सैलरी एनुअली चेंज होती है, वेजेस तो होती वीकली है, डेली है। तो डी भी गलत है, सी भी गलत है, ए भी गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या बनता है, 5 का बी। क्लियर? ओके है। 6 बेटा, 6 अगेन डिसकंटिन्यू हो चुका है। सही है। समथिंग एल्स, कोई और मसला होगा, 6 भी डिसकंटिन्यूड है, ठीक है। आप अगर ये पेपर भी ढूंढेंगे ना, तो आपको ये पेपर भी नहीं मिलेगा। सर्च करेंगे ना आप, आपको पेपर भी नहीं मिलेगा, ये बड़ी मुश्किल से मुझे भी पेपर मिला है। 6 भी डिसकंटिन्यूड है, ठीक है। 7 वाला बेटा, 7 वाला एमसीक्यू एक सेकंड में होना चाहिए, जिसको पुराने पास पेपर्स जो अक्टूबर नवंबर 2024 के करे हैं ना, जिसने वो गौर से अटेम्प्ट करा होगा उसको ये पता होगा। 7 क्यों नहीं, 7 का आंसर क्या है? द डायग्राम शोज मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व फ्रॉम S1 to S2 एट प्राइस P। व्हाट हैपेंस टू PES फॉर द प्रोडक्ट एंड द प्रोड्यूसर सरप्लस व्हेन द सप्लाई कर्व मूव्स। बेटा सप्लाई कर्व S1 से S2 पे जा रहा है, PES के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, और प्रोड्यूसर सरप्लस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा जब सप्लाई कर्व मूव करेगा। बताओ भाई क्या इफेक्ट होगा, मुझे एक बात बताओ। ये सप्लाई कर्व कहाँ से शुरू हो रहा है, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, इसका मतलब है सप्लाई कौन सी है, यूनिटरी इलास्टिक, तो PES पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर या सी है या डी है, ठीक है। सेट है। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा, प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज होगा, पहले ये प्रोड्यूसर सरप्लस था, अब ये आपका प्रोड्यूसर सरप्लस हो जाएगा, ऐसा ही है भाई। सही कह रहा हूं। तो आंसर क्या बनता है, आंसर डी बनता है, सेट है। आंसर इज डी फॉर डॉगी। ओके, आंसर इज डी फॉर डॉग, सेट है। 8, द टेबल शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ गुड डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस एंड लेवल ऑफ इनकम। ये प्राइस क्वांटिटी डिमांड, ये पीडी दिया हुआ है, ये इनकम क्वांटिटी डिमांड, ये वाईडी दिया हुआ है, ठीक है ना। अब मैं, जाहिर सी बात है ऑब्वियसली, वैसे तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मैं आपको करा सकता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन भी डिसकंटिन्यू हो चुका है, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा था, तभी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। आपके पास बहुत सारी प्राइस, बहुत सारी क्वांटिटी, बहुत सारी इनकम, बहुत सारी क्वांटिटी दी हुई है। तो आप न्यू माइनस ओल्ड लगाते रहते और फिर आपको इन चारों में से कोई एक आंसर मिल जाता है, ठीक है। समझ गए ना कैसे करना था, वैसे डिसकंटिन्यू हो गया है। 9, इन एशिया इंस्टेंट नूडल्स इज एन इंफीरियर गुड बिकॉज ड्राइड फूड इज अ क्वालिटी सब्सटीट्यूट। बेटा इंस्टेंट नूडल इंफीरियर गुड है, ड्राइड फूड इसका क्वालिटी सब्सटीट्यूट है। द डायग्राम शोज डिमांड फॉर इंस्टेंट नूडल, D1 से D2 पे शिफ्ट मार रहा है। इंस्टेंट नूडल एक इंफीरियर गुड है और इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ रही है। व्हाट वुड हैव कॉज शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। बेटा अ फॉल इन प्राइस ऑफ ड्राइड फ्रूट, अ फॉल इन प्राइस ऑफ ड्राइड फ्रूट। बेटा अगर ड्राइड फ्रूट की डिमांड, अगर ड्राइड फ्रूट की प्राइस कम होगी, तो ड्राइड फ्रूट की क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी और इंस्टेंट नूडल की डिमांड कम हो जाएगी, तो ए तो गलत है। सही है। और राइज इन इनकम, बेटा इनकम बढ़ेगी ना, तो इंफीरियर गुड की डिमांड कम होगी, बी भी गलत है। राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का कोई लेना देना नहीं है, वैसे अनएम्प्लॉयमेंट से डिमांड कम होती है, बढ़ती नहीं है, ठीक है। सही है। अ सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट कंपेन बाय ड्राई फ्रूट प्रोड्यूसर। बेटा अगर सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट होगी क्या कहते हैं, ड्राइड फ्रूट प्रोड्यूसर्स, ड्राइड फ्रूट प्रोड्यूसर्स से, अगर सक्सेसफुल, एक मिनट 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 एक मिनट, सी ही इसका आंसर है, पूछो क्यों। सी इसका आंसर है, डी नहीं हो सकता, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हो रही है ड्राइड फ्रूट प्रोड्यूसर से, तो ड्राइड फ्रूट की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, ड्राइड फ्रूट की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड इंस्टेंट नूडल की कम होगी, ठीक है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ रही होती है ना, तो लोगों की इनकम कम होती है, तो लोग इंफीरियर गुड की डिमांड को बढ़ा देंगे, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा, ठीक है। ओके, 9 इज सी क्लियर, 9 इज सी क्लियर। The diagram shows impact of an increase in price from P1 to P2. Which area represents consumer surplus after the price change? बेटा पुरानी प्राइस पे कंज्यूमर सरप्लस क्या था, ये आपकी विलिंगनेस है, ये आपकी ओल्ड प्राइस है, ये आपकी ये आपकी ओल्ड क्वांटिटी है, ये आपकी न्यू प्राइस है, ये आपकी न्यू क्वांटिटी है। कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस यू आर विलिंग टू पे एंड यू एक्चुअली पे, तो पहले ये ट्राइंगल था, RP1T।
अब हो जाएगा P2S और W। ये हो जाएगा भाई P2S और W। P2S और W। P2S और W। P2RS मतलब जो भी है, P2RS सही है। तो 10 का आंसर क्या होगा? 10 का आंसर होगा बी। ठीक है, P2RS। ये आपका नया कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है। ओके, 11। विच इज द रीजन फॉर एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ स्मार्टफोन? इज स्मार्ट डिमांड फॉर अ स्मार्टफोन इज एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट डिमांड। बेटा स्मार्टफोन की डिमांड कब बढ़ेगी? बेटा प्राइस, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, तो इसको काट दो। अ फॉल इन प्राइस ऑफ कनेक्टिंग टू अ नेटवर्क। बेटा जॉइंटली डिमांडेड गुड है ना, नेटवर्क और स्मार्टफोन जॉइंटली डिमांडेड है, तो भाई अगर नेटवर्क की प्राइस कम होगी तो नेटवर्क की क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, साथ साथ स्मार्टफोन की डिमांड बढ़ेगी, तो आंसर बी बनता है। सी भी चेक करते हैं। अ फॉल इन प्राइस ऑफ पार्ट्स यूज टू मेड स्मार्टफोन्स। तो बेटा अगर स्मार्टफोन को बनाने की प्राइस कम होती है, अगर स्मार्टफोन की प्राइस कम होती है, अगर स्मार्टफोन की प्राइस कम होती है तो स्मार्टफोन की क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, तो सी भी गलत है। अराइज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट। अगर स्मार्टफोन का सब्सटीट्यूट महंगा होता है, अगर स्मार्टफोन का सब्सटीट्यूट महंगा होता है तो इससे स्मार्टफोन की डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन इसने बोला है कि जॉइंटली डिमांडेड को कंसिडर करते हुए रीजन बताओ, जॉइंटली डिमांडेड को कंसिडर करते हुए रीजन बताओ, तो इसलिए डी भी नहीं हो सकता। सही है, आंसर बी है। ठीक है। 11, 12 सॉरी। A market is in equilibrium. The government intervenes by creating a price floor below the equilibrium, which the market cannot fall. Which term describes this form of government intervention? बेटा मार्केट पहले इक्विलिब्रियम पे थी, गवर्नमेंट ने बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस लगा दी है। सही है, बिलो विच द मार्केट प्राइस कैन नॉट फॉल। प्राइस फ्लोरिंग, प्राइस फ्लोरिंग क्या होती है? प्राइस फ्लोरिंग को क्या कहते हैं? प्राइस फ्लोरिंग को मैक्सिमम प्राइस कहते हैं, मिनिमम? बेटा मैंने बताया था उल्टा कहते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया उल्टा कहते हैं। मैक्सिमम प्राइस को, मैक्सिमम प्राइस को प्राइस सीलिंग कहते हैं कि इससे ऊपर में माल नहीं बिक सकता, और मिनिमम प्राइस को प्राइस फ्लोरिंग कहते हैं, इससे नीचे में नहीं बिकेगा, तो इसलिए 12 का आंसर होगा बी। ए नहीं हो सकता। ठीक है, आज आपको बता दिया वैसे। सेट है भाई? ओके है। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पब्लिक गुड? बेटा पब्लिक गुड की एग्जाम्पल क्या है? पब्लिक गुड वो गुड है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। तो अ न्यू रोड लिंकिंग अ मेजर सिटी विद अ पोर्ट, नो। फ्री lunch is provided to students at a school, no. Wi-Fi internet access provided for the all citizens of a town. State provision of national defense system। इससे पूरी कंट्री को फायदा होगा, ये पब्लिक गुड है। डिफेंस, स्ट्रीट लाइट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब पब्लिक गुड है। ठीक है। 14। The diagram shows an initial market equilibrium for an agricultural product of $6 and 800 units। बेटा 6 की प्राइस पे 800 यूनिट से आपकी सप्लाई फिक्स्ड है, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई है। हाउ मच विल द गवर्नमेंट हैव टू स्पेंड टू इंक्रीज द मार्केट प्राइस टू 10? गवर्नमेंट को कितना खर्चा पड़ना पड़ेगा मार्केट प्राइस को 10, 10 पे लाने के लिए? 10 पे लाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा बताओ? बेटा 10 की प्राइस पे क्वांटिटी कितनी होगी? 400 ना। तो 10 इंटू 400 कर लो, सिंपल। 10 इंटू 400 कर लो, कितना हो जाएगा? 10 इंटू 400, 4000 हो जाएगा। इतना गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है ना, 10 पे लाने के लिए। सही है, ओके है। 14D। 15। विच गवर्नमेंट पॉलिसी विल इंक्रीज एग्रीगेटेड डिमांड? बेटा एग्रीगेटेड डिमांड किससे बढ़ेगी? इनडायरेक्ट टैक्स से नहीं बढ़ती। इनडायरेक्ट टैक्स अगर बढ़ेगा तो इससे एग्रीगेटेड सप्लाई कम हो जाएगी, ये गलत है। रिड्यूसिंग द बजट सरप्लस, बजट सरप्लस रिड्यूस हो रहा है मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है, तभी तो बजट सरप्लस रिड्यूस हो रहा है। यस, दिस इज योर आंसर। रिड्यूसिंग, रिमूविंग डोमेस्टिक सब्सिडी। बेटा सब्सिडी रिमूव करूंगा तो सप्लाई कम होगी, एग्रीगेटेड सप्लाई। इंपोर्ट कोटा रिमूव करूंगा तो इससे भी इंपोर्टेड गुड के ऊपर खर्चा बढ़ेगा, डोमेस्टिक गुड की डिमांड कम होगी, तो डी भी नहीं हो सकता।
15 is B. 16. The table gives value. The table gives value of a price index of an economy in 2 years. The table gives value of the price index of an economy in 2 years. Year वन, year टू. ठीक है, ईयर वन, ईयर टू. प्राइस इंडेक्स 60 है, 120 है. व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द पीरियड? क्या कंक्लूड करा जा सकता है बेटा? ईयर वन में 60 था, अब 120 हो गया है. ईयर वन में 60 था, अब 120 हो गया है. नेशनल नॉमिनल इनकम डबल्ड. बेटा नॉमिनल इनकम नहीं हो सकती, नॉमिनल इनकम इन्फ्लेशन से पहले है. रियल इनकम डबल डबल नहीं हुई है, रियल इनकम गिर गई है. द कॉस्ट ऑफ लिविंग डबल्ड. यस, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया ना, पहले 60 था, अब 120 है. द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डबल्ड नहीं, तो आंसर है 16 का सी. ठीक है, सही है. ओके, बेहतरीन हो गया. व्हाट कॉजेज अ राइज इन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? व्हाट कॉजेज अ राइज इन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के आने के रीजन पूछ रहा है. अ फॉल इन रेट ऑफ इनकम टैक्स, इससे डिमांड पर इन्फ्लेशन आती है. अ राइज इन रेट ऑफ इनकम टैक्स, इससे भी डिमांड पर इन्फ्लेशन आती है. अ डेप्रीसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट. यस, अगर एक्सचेंज रेट की डेप्रीसिएशन है और मैं कोई ऐसा गुड खरीद रहा हूँ जिसकी डिमांड इनइलास्टिक है, तो मुल्क में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगी. तो 17 इज सी. एप्रिसिएशन से नहीं आ सकती, एप्रिसिएशन से डिमांड, एग्रीगेटेड डिमांड के ऊपर इफेक्ट होगा. ठीक है. 18. विच चेंज अफेक्टिंग एन इकोनॉमीज लेबर फोर्स विल कॉज एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ इन दी शॉर्ट रन? बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए शॉर्ट रन में. पहले बताओ इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? सर इकोनॉमिक ग्रोथ तब होती है जब कंट्री का आउटपुट बढ़ता है और जीडीपी बढ़ता है. तो इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरेन से चाहिए, फॉरेन से मतलब शॉर्ट रन में चाहिए. तो शॉर्ट रन में कैसे आ सकती है? एन इंक्रीज इन स्टूडेंट्स एंटरिंग यूनिवर्सिटी. इससे इकोनॉमिक ग्रोथ तो आएगी लेकिन लॉन्ग रन में आएगी ना. बच्चा यूनिवर्सिटी पढ़ेगा, फिर लेबर फोर्स का हिस्सा बनेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एन इंक्रीज इन बर्थ रेट. बर्थ रेट लंबा चौड़ा काम है, फॉरेन से बच्चा पैदा होता साथ काम नहीं करेगा, टाइम लगेगा, लॉन्ग रन में आएगी. एन इंक्रीज इन इमिग्रेशन ऑफ स्किल्ड वर्कर. बाहर से वर्कर इंपोर्ट कर लूंगा तो फॉरेन से इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगी. सही है. एन इंक्रीज इन स्कूल लिविंग एज. इससे इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी ना, स्कूल लिविंग एज बढ़ जाएगी, बच्चा स्कूल में ही काम पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ लॉन्ग रन में आ भी सकती है. और क्योंकि वो आउटपुट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम भी हो सकती है. इसके दो एस्पेक्ट्स हैं. तो सी इज द राइट ऑप्शन जिससे फॉरेन से आ सकती है. ठीक है. 19. विच फैक्टर एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जेएनआई? बेटा जीएनआई में ना दो चीजें ऐड होती हैं. एक नेट इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड और कैपिटल कंजम्पशन माइनस होती थी. तो अब 19 पूछ रहे हैं जीडीपी और जीएनआई में क्या फर्क है, तो डायरेक्ट करो आंसर. सेल्स एमिटेड बाय दोस वर्किंग अब्रॉड टू देयर होम अकाउंट्स. जीडीपी और जीएनआई में फर्क क्या है? जीडीपी टोटल आउटपुट प्रोड्यूस इन अ कंट्री है, जीएनआई में नेट इनकम्स भी ऐड होती हैं और अल्लाह भला करे आपका कैपिटल कंजम्पशन माइनस होती है अगर आपको एनएनआई पे जाना होता है. बेटा तीन चीजें, जीडीपी, जीएनआई और एनएनआई. जीडीपी है टोटल आउटपुट प्रोड्यूस इन अ कंट्री. जीडीपी के अंदर नेट इनकम ऐड कर दो तो जीएनआई हो जाएगा, उसमें से कैपिटल कंजम्पशन माइनस कर दो तो एनएनआई हो जाएगा. तो बाकी सारे ऑप्शन पढ़ना ही फजूल है, डायरेक्ट आप मार्क कर दो, आपका ऑप्शन डी है. 20. व्हाट इज ट्रू अबाउट अ मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव? What is true about a macroeconomic objective? Economic growth ensures a more even distribution of income. बेटा ये redistribution of income and wealth से होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ से नहीं होता, झूठ कह रहा है. इंक्रीज आउटपुट इंश्योर्स दैट मोर वर्कर्स आर बीइंग एम्प्लॉयड. ये भी नहीं हो सकता. चूजिंग बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स रिक्वायर्स अ नॉर्मेटिव डिसीजन. सही है, यही है आपका आंसर. 20 का सी है. अ स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन मीन जीरो इन्फ्लेशन इज रिक्वायर्ड. ऐसा नहीं है भाई, जीरो इन्फ्लेशन का मतलब स्टेबल इन्फ्लेशन नहीं है. आंसर सी है. ठीक है, सही है. ओके. 21. The original equilibrium is in the economy is represented by point X. The intersection of AD and AS. The government decreases the money supply. What is the new equilibrium point? बेटा बताओ. मनी सप्लाई कम होगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा. इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सेवर सेव ज्यादा करेगा, स्पेंड कम करेगा, जिससे कंजम्पशन कम होगी और एग्रीगेटेड डिमांड कम हो जाएगी. तो बताओ आंसर क्या होगा? एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी, डिमांड 81 से 83 पे शिफ्ट मारेगा, तो आपका आंसर होगा डी. नया एग्रीगेटेड डिमांड और पुराना एग्रीगेटेड सप्लाई जहां पे मीट होगा वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम. तो आपका आंसर हो जाएगा डी. ठीक है. 22. हाउ डज अ गवर्नमेंट यूज इट्स सेंट्रल बैंक टू
टू प्रमोट एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। बेटा एक्सपेंशनरी का टारगेट होगा एडी को बढ़ाना। तो एडी को बढ़ाना है तो आप मनी सप्लाई को बढ़ा दो, ताकि इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। और जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो एक्सचेंज रेट भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट में नेगेटिव रिलेशन है, इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज रेट में पॉजिटिव रिलेशन है। तो क्या करे भाई गवर्नमेंट, क्या करे गवर्नमेंट? इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, इंक्रीजिंग रेट ऑन नेशनल बैंक, इंक्रीजिंग इशू ऑफ नोट कॉइन इन सर्कुलेशन, डी है आंसर। मनी सप्लाई को बढ़ा दोगे। मनी सप्लाई कैसे बढ़ेगी? ज्यादा नोटें छापो। सही है भाई, तो 22 का डी है। ठीक है। 23, which combination of problems would be most likely to cause a government to reduce taxation and lower interest rate? यार टैक्स को कम करना है और इंटरेस्ट रेट को भी कम करना है। टैक्स को भी कम करना है और इंटरेस्ट रेट को भी कम करना है। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होगी कि गवर्नमेंट को ये करना पड़ रहा होगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन अगर मुल्क में है तो टैक्स को और इंटरेस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, तो ए तो गलत है, बी भी गलत है। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे, बिल्कुल सही कह रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट में होगा। करंट अकाउंट अगर डेफिसिट के अंदर है तो इसका मतलब इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम है। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सेवर सेव कम करेगा, स्पेंड ज़्यादा करेगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, ईडी बढ़ेगा। क्या पता इंटरेस्ट रेट कम होगा तो एक्सचेंज रेट कम होगा, एक्सपोर्टेड गुड सस्ता हो जाएगा, इम्पोर्टेड गुड महंगा हो जाएगा। पॉसिबल, सी पॉसिबल है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यस। क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब कम होगा तो बोरोवर बोरो ज़्यादा करेगा ना। तो ये प्रॉब्लम चल रही है ना, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बोरोवर बोरो ज्यादा करेगा। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए गवर्नमेंट ये लगा रही है। ठीक है। तो 23 का डी है। व्हाट वुड बी द बेस्ट पॉलिसी टू रिड्यूस अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट? दैट्स अ रिपीटेड एमसीक्यू। बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को रिड्यूस करना है, बेस्ट पॉलिसी क्या होगी? एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, यस। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। सही है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, सही कह रहा हूँ। बीओपी डेफिसिट को कम करना है, तो 24 का ए ही होगा। एन इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट, नो। अ रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्स, नो। अ रिडक्शन इन सब्सिडीज टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री, नो। सही है। ए कैसे होगा? बच्चे ये पूछेंगे बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग हमारे मुल्क में पैसा करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो इससे नेट इनकम्स बढ़ेंगी। इससे क्या बढ़ेंगी? इससे नेट इनकम्स, यानी कि आपकी प्राइमरी इनकम बढ़ेगी। इसलिए मैंने ए सेलेक्ट करा है। ठीक है। इसलिए मैंने ए सेलेक्ट करा है। ओके। अ गवर्नमेंट वांट्स टू प्रोटेक्ट इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्रॉम इम्पोर्ट, which policy is least is likely to have the least impact on the import of textile? बेटा लीस्ट इम्पैक्ट किसका होगा? बैन, बैन, बैन का मोस्ट इम्पैक्ट होगा। सेल्स टैक्स ऑफ ऑल ऑन ऑल टेक्सटाइल सोल्ड इन द कंट्री, इसका लीस्ट इम्पैक्ट होगा। टैरिफ का भी मोस्ट इम्पैक्ट होगा। ऑल टेक्सटाइल सोल्ड इन द कंट्री आर रिक्वायर्ड टू मीट मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इसका भी मोस्ट इम्पैक्ट होगा। 25 का बी ही एक ऐसा रीजन है जिसका लीस्ट इम्पैक्ट होगा। ठीक है। एंड में जिस जिसको जो जो रिपीट कराना है वो रिपीट करा ले, कोई मसला नहीं है। A major European economy announced that primary income current account deficit of its balance of payment changed from 20 to 50 million। बेटा बीओपी डेफिसिट में जो था ना, प्राइमरी इनकम का, प्राइमरी इनकम अकाउंट डेफिसिट था, वो चेंज हो गया 20 से 50। मतलब नेट इनकम्स का नेगेटिव और बढ़ गया, नेट इनकम्स का नेगेटिव और बढ़ गया। तो ऐसा क्यों बढ़ रहा होगा? एन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड मेडिकल सप्लाईज, इससे ट्रेड इन गुड्स पे फर्क पड़ता। एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिविडेंड पेड टू फॉरेनर्स, तो इससे नेट इनकम नेगेटिव में जा रही है, क्योंकि नेट इनकम थ्री फॉर्म्स में होती है, वेजेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड, इसलिए आपका आंसर भी है। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, इससे ट्रेड इन गुड्स डेफिसिट में जाता। रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर बाय विजिटिंग टूरिस्ट, खर्च, अगर विजिटिंग टूरिस्ट खर्चा कम करेगा, इसका बीओपी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है।
सेट है। 27 के लिए मैंने आपको कल भी बताया है कि आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। हमने ऐसा सवाल कल भी करा था, तो आप रेशियो खुद निकाल लेना, मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता दूंगा। द डायग्राम शोज अमाउंट ऑफ कॉटन एंड बटर कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इन कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई। बेटा ये एक्स का कर्व दिया हुआ है। एक्स बना रहा है 190 बटर और 300 कॉटन, तो 300 C/190 बी का बन जाएगा रेशियो। कंट्री वाई प्रोड्यूस कर रहा है 500 ऑफ कॉटन, 200 ऑफ बटर। आप लगा के चेक कर लेना व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस डायग्राम। आपका आंसर आएगा बी। कंट्री एक्स के पास कंपेरेटिव एडवांटेज होगा। कंट्री एक्स के पास कंपेरेटिव एडवांटेज होगा बटर बनाने के अंदर, ठीक है। 27 का बी आएगा, आप लगा के चेक कर लेना। 300 C/190 बी, 500 C/200 बी, और फिर ऑपोजिट भी करके देख लेना, ठीक है। ओके, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय द टर्म्स ऑफ ट्रेड। बेटा टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या बताता है? इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस टू द इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइस। ऐसा ही है, यही बताता है टर्म्स ऑफ ट्रेड। द डिग्री ऑफ डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, नो। द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एक्सपोर्ट, द परचेसिंग पावर ऑफ एक्सपोर्ट रिलेटिव टू इंपोर्ट, यस। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ करेंसी, नो, वो एक्सचेंज रेट बताता है। तो आंसर है 28 का सी। ठीक है, 29। व्हाट विल कॉज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर यूएस डॉलर। बेटा यूएस डॉलर की यानी कि करेंसी की डिमांड क्यों बढ़ेगी? द डिविडेंड पेड फ्रॉम यूएस फर्म टू फॉरेन शेयर होल्डर। अगर अपन डिविडेंड पे करेंगे तो इससे तो डिविडेंड पेड फ्रॉम यूएस फर्म टू फॉरेन शेयर होल्डर, अगर हम डिविडेंड पे करेंगे तो इससे तो करेंसी की सप्लाई पे इफेक्ट आएगा। फॉरेन फर्म्स बाइंग यूएस फर्म्स, तो जब फॉरेन फर्म हमारी फर्म को बाय करेगी तो हमारी फर्म को बाय करने के लिए उसको डॉलर चाहिए, तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बी आंसर। फॉरेनर्स हु लिव इन द यूएस सेंडिंग मनी होम टू देयर रिलेटिव। वो लोग जो यूएस में रहते हैं वो अपने घर पे पैसे भेज रहे हैं ना, तो इससे तो करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी ना, क्योंकि बाहर मुल्क में ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो करेंसी की डिमांड कम होगी, तो यू इससे सप्लाई पे इफेक्ट आएगा। द यूएस गवर्नमेंट वांटिंग टू होल्ड रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसी। दूसरी करेंसी का रिजर्व रखने के लिए अपनी करेंसी को पहले बेचना पड़ेगा ना, दूसरी करेंसी खरीदने के लिए, तो अपनी करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो आखिरी दो रीजन से सप्लाई पे इफेक्ट आएगा, डिमांड पे नहीं आएगा। लास्ट, वेरी इजी एमसीक्यू। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेटा करंट अकाउंट में क्या चीज इंक्लूड नहीं होती? एड। एड एड इज नेट ट्रांसफर। ट्रेड इन गुड भी होता है, ट्रेड इन सर्विस भी होता है। एफडीआई रिकॉर्ड नहीं होता। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं होती है। पहला वाला है नेट ट्रांसफर, दूसरा वाला है ट्रेड इन गुड, तीसरा वाला है ट्रेड इन सर्विसेज, ठीक है। सेट है, ओके।